आप सबको नमस्कार। इस खूबसूरत जयपुर की सुबह में क्योंकि यहाँ जावेद साहब का तारुफ करवा दिया गया है, इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, सो आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट एंड कम स्ट्रेट अवे। जैसा हमारे पब्लिशर अशोक माहेश्वरी जी ने आप सबको बताया कि ये दोहों पे किताब लिखी है और दोहे तमाम लोग जो हैं वो चंद्र बरदाई साहब से, जिन्होंने कि पृथ्वीराज रासो लिखी थी, अमीर खुसरो उसके बाद में, और उसके बाद में तमाम नाम जो उन्होंने लिए, चाहे रहीम, कबीर, तुलसी, रसखान, तमाम लोगों ने दोहे लिखे। 2 लाइनों में पूरी पूरी एक कहानी कहना, 2 लाइनों में पूरी पूरी एक पोएम कहना और मुश्किल से 15 से 17 वर्ड्स का इस्तेमाल करना। और तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल जावेद साहब से यही है कि पहली बात तो मुबारकबाद आपको कि इतनी आधे दर्जन से ज़्यादा तो जावेद साहब के कलेक्शंस हैं अपने, और 1 दर्जन से ज़्यादा इनके ऊपर लिखी हुई दूसरी किताबें हैं। वो चाहे टॉकिंग फिल्म्स हो, चाहे टॉकिंग सॉन्ग्स हो, चाहे टॉकिंग लाइफ हो, जादूनामा हो, तमाम किताबें जो जावेद साहब पे लिखी हैं दूसरों ने वो हैं। और एक और किताब आपके आगे, और कितना खूबसूरत नाम है, सीपियाँ। सीपियाँ दोस्तों, जो थोड़ा बहुत मेरी तरह हिंदी कम समझते हों, वो सीपियाँ वो सी शेल्स होती हैं जिनसे मोती निकलते हैं। और जावेद साहब दोहों में सचमुच जो चमकदार मोती छिपे होते हैं ज्ञान के, उसको कैसे आज के कॉन्टेक्स्ट से, आज के कंसर्न से और आज की जनरेशन से आपने जोड़ने की कोशिश की है इस किताब में। क्योंकि अब वो आर्ट ऑफ दोहा इज़ रिसीटिंग, इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। कोई अब ये छोटे फॉर्म का 15 शब्दों में पोइट्री लिखने की कोई कोशिश भी नहीं करता है जावेद साहब। लेकिन तो आपको क्यों दोहों की इतनी इम्पोर्टेंस लगी कि आपने पूरा एक किताब आपने लिख दी और उसके पहले एक प्रोग्राम भी कर दिया आपने? तो ये दोहे की जो आपके तई क्या ज़रूरत है आज की तारीख में कि टुडे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट knowledge of writing dohas and understanding dohas which we are losing very fast? सर, मैं आपको पूरी ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करूंगा। सच ये है कि ये ख्याल मुझे खुद नहीं आया था। ये हमारे एक दोस्त हैं विक्रम मेहरा साहब, जो पहले टाटा स्काई में होते थे, अब वो सारेगामा के सीईओ हैं, बड़े क्रिएटिव आदमी हैं। उन्होंने मुझसे, जब वो टाटा स्काई में थे सीईओ वहाँ के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये दोहा जो एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, पोइट्री है, ये बहुत इग्नोर हो गया है, लोग इसके बारे में जानते नहीं। लोग जो जानते हैं, जिन्होंने नाम भी सुना, तो वो समझते हैं गांव की कोई पाठशाला में ये सब पढ़ाए जाते होंगे। जो अर्बन लोग हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, उनका दोहों से क्या संबंध है और वो क्यों ये सब जाने? तो ये ख्याल लोगों के दिलों में है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं जिससे कुछ फ़ायदा हो। अब वो फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ वो तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे बात बहुत सही लगी। ये बात अगर आप थोड़ा बड़े स्केल पे देखें तो हुआ क्या है, ये अकेले दोहे नहीं, हमारी भाषा में जो कहावतें थीं वो आज कोई भी आदमी जो 40 साल से कम का है, इंसान कहना चाहिए, आदमी नहीं, औरत हो या मर्द हो, उसकी ज़बान में कोई कहावत नहीं है। जो हमारे हर भाषा में कितनी कहावतें हैं, और वो पर्ल्स ऑफ विजडम ही हैं, वो एक कैप्सूल्स हैं विजडम के, जो कहावतें होती हैं बरसों के तजुर्बे से बनती हैं, वो गायब हो गई। ये हमारे दोहे जो हैं, इनमें से कुछ दोहे ऐसे हैं जो 750 800 साल पुराने हैं, कुछ 500 साल पुराने हैं, लेकिन आप जब इन्हें गौर से सुनते हैं और इनके माने समझते हैं तो आपको लगता है ये तो शायद अब पिछले महीने लिखे गए, इसलिए कि जो बात है वो तो आज की है। सच ये है कि जैसे संगीत में 7 सुर होते हों, दुनिया का तमाम जो संगीत है वो इन्हीं 7 सुरों में बना है। उसी तरह एक सरगम ह्यूमन इमोशन और फीलिंग की भी है। तो ऊपर से चीज़ें चेंज होती रहे हैं, घोड़ा गाड़ी की जगह मोटर कार आ जाए और हवाई जहाज़ आ जाएं, ट्रेन आ जाएं, कबूतर के बजाय आप मोबाइल से मैसेजेस भेजना शुरू कर दें, वो सब हो जाए, लेकिन वो सरगम जो ह्यूमन इमोशंस की, ह्यूमन फीलिंग्स की हैं, वो तो सेम है,
वो तो नहीं चेंज होगी, वो सरगम वही रहेगी। उस पर आप नए नए गीत बना सकते हैं, मगर सरगम नहीं बदलेगी। तो वही सरगम जो है हमें सुनाई देती है इन दोहों में। और ये दोहे जो हैं, दीज आर रियली पर्ल्स ऑफ विजडम, कि इतनी सी 2 लाइनों में, दोहा से ही मतलब है 2 से जो, तो वो क्या बात कह जाते हैं और वो कितनी कंटेम्प्रेरी है। हुआ यह है कि ये ट्रेजेडी कोई दोहे के साथ अकेले नहीं हुई है, हुआ कुछ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सोसाइटी की प्रायोरिटीज़ हैं, वो कुछ अलग हो गई हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजना चाहते हैं, इवन जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी पंजे पे खड़े होके किसी तरह से अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजती है। मैं इंग्लिश की इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो उसके साथ ज़्यादती करेंगे। लेकिन ये लर्निंग ऑफ सम अदर लैंग्वेज शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लैंग्वेज। दिस इज़ नॉट राइट। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही अगर उससे ज़्यादा ज़रूरी मादरी जो ज़बान है, जो मातृभाषा है, अगर वही नहीं मालूम है तो आपने एक पेड़ को डालियाँ और शाखें तो दे दी, जड़ें काट दी, पेड़ जिंदा नहीं रहेगा अपनी जड़ों के बिना। तो कहीं ये हुआ है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो अपनी भाषा से कट गई है। भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन, तुमने कहा और मैंने कहा, ही नहीं होती। भाषा, लैंग्वेज इज़ द व्हीकल इन विच द कल्चर, ट्रेडिशन, कॉन्टीन्यूटी ट्रैवल्स इन दैट कल्चरल कॉन्टीन्यूटी। आपने ज़बान से एक बच्चे को काट दिया तो वो अपने कल्चर से, अपनी हिस्ट्री से, अपनी परंपरा से, अपने संस्कार से कट गया। तो ये चीज़ें रिवाइव होनी चाहिए, बट अगेन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द मॉडर्न education, not at the cost of English, which is not a language of England anymore. It's the international language. And this world is shrinking by the virtue of the sources of information and so on. So we cannot survive without English. अच्छा, हमारी आज IT में जो पोजीशन एशिया में इतनी बड़ी है वो इसी वजह है कि हिंदुस्तानी जो थे they had some facility in English. तो वो तो ज़रूरी है, वो उसकी मैं इम्पोर्टेंस कम नहीं। आई एम नॉट सेइंग दिस लैंग्वेज वर्सेस दैट लैंग्वेज। आई वुड लाइक टू सी आवर चिल्ड्रन मल्टीलिंगुअल, और अपनी भाषा भी जानना बहुत ज़रूरी है। और जब उसे हमने छोड़ा तो दोहे भी उसमें रह गए। तो ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी, बहुत एंगल से, और इनकी जो रेलेवेंस है उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो तभी आप सुनिएगा। ये एक अजीब सिचुएशन में मैं बैठा हुआ हूँ। आमतौर से ये होता है कि जो बात करने वाला होता है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा जानता है, और जो ले रहा है वो उतना नहीं जानता। यहाँ एग्जैक्टली उल्टा है। तो ये जितना जानते हैं, इनकी सारी बातों पे यकीन न कीजिएगा आप। जिस दिन मैं आधा जान गया तो मैं बहुत खुश रहूँगा अपने आप से। लेकिन फिर भी चलिए, एक ना एक दिन तो ऐसा हो नहीं था, आज ही सही। जावेद साहब, जो आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी ज़बान के कॉस्ट पे नहीं। बल्कि मुझे याद पड़ता है, एक बहुत दिनों पहले हम लोग कुछ यहीं बात कर रहे थे, तो आपने एक कमाल की बात कही थी कि मौसी से प्यार करो, लेकिन अम्मा की कीमत पे नहीं कि अम्मा को भूल जाओ। तो वो तो बहुत ज़रूरी है। जावेद साहब, आपने जिस सरगम की बात की, तो क्यों ना आपकी ज़बानी वो सरगम सुनते हुए चलें। एक आध दोहे से ही शुरू करें। आप ज़रा बताएं कि इस किताब में कौन से दोहे आपको पसंद हैं। एक आध दोहा आपसे सुने हम। चलिए, मैं एक दोहा रहीम का सुनाता हूँ। अब देखिए, ये 500 साल, 550 साल पहले लिखा गया है। रहीम जो थे, ये अकबर के पोइट लॉरेट थे, और फिर बनारस में भी बहुत दिनों रहे। एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू तुलसीदास जी। और अकबर ने इनसे ही कहा था कि भाई कोशिश करो कि तुलसीदास जी भी नवरत्नों में आ जाएं। तो उन्होंने बात भी की तुलसीदास जी से। तो तुलसीदास ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहले, भाई एक वक्त में आदमी एक ही राजा के दरबार में रह सकता है। तो मैं एक राजा के दरबार में हूँ, मैं कहाँ जा पाऊँगा दूसरे राजा के दरबार। तो ये बड़े गहरे दोस्त थे। उस ज़माने में रिकमेंडेशन वगैरह चलती थी। अक्सर दिल्ली या आगरा तुलसीदास जी का लेटर लेके कोई रहीम के पास आता था कि भाई इसे कहीं नौकरी दिलवा दो। तो ये कुछ आजकल का काम नहीं, पहले से हो रहा है।
तो देखिए ये 550 साल पहले का दोहा है, लेकिन ये हम सब की लाइफ का डायलेमा है। रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दोहू काम, रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दोहू काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले ना राम। उल्टे मिले ना राम। हाँ, और एक ये अब देखिए मुसलमान यहाँ- पोएट ऐसी बात कह रहे हैं। पोएट पोएट होता है भाई। ये तो बेचारे जो शायरी नहीं कर पाते वो लोग होते हैं हिंदू मुसलमान। बहुत खूब। हाँ। करना भी ज़रूरी नहीं, समझना भी ज़रूरी है। अगर करते नहीं तो समझते हैं तो भी अलग तरह के लोग होते हैं। वो पोइट्री तो लैंग्वेज ऑफ लव है। आप एक बात देखिए, दुनिया में आप फाशिज्म की हिस्ट्री उठा के देखिए, वो नाज़ी गवर्नमेंट हो, उससे पहले चाहे स्पेन में जो डिक्टेटरशिप रही है, जो लैटिन अमेरिका में डिक्टेटरशिप फैशिस्ट वो राइट विंगर रहे हैं, ये कैथलिक फैनाटिक्स एंड सो ऑन। दुनिया में किसी फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने या आइडियोलॉजी ने एक पोइट नहीं पैदा किया बड़ा। फाशिज्म में पोइट्री नहीं होती है, इसलिए कि पोइट्री मोहब्बत की ज़बान है और फाशिज्म नफ़रत की ज़बान है। कोई पोइट का नाम बता रहे हैं आप, फाशिस्ट पोइट का? नहीं होगा, नहीं हो सकता, होता ही नहीं। तो बात कहाँ से चली थी? बात हम लोग रहीम की कर रहे थे और रहीम ने कैसे ये जी जी बात जी। निकली अब कि ये मुश्किल दो देखिए, काम। हम दोनों की भी ज़िंदगी, यहाँ पर राम सिंबल हैं सच्चाई का, ईमानदारी का, संस्कार का, कॉन्शियस का। अगर आप इन्हें निभाते हैं तो दुनिया हाथ से निकलती है, इसलिए कि दुनिया में तो बड़े करतब करने पड़ते हैं, बड़े पैतरे बदलने पड़ते हैं। अब इधर आप जाते हैं तो आपको राम से दूरी हो जाती है। राम जो सच्चाई है, राम जो कॉन्शियस है, राम जो ईमानदारी है, वो हाथ से निकलती दिखाई देती है। तो आदमी किधर जाए? तो ये आज की भी समस्या है और 550 साल पहले की भी। सरगम में ये नोट था। जैसा बल्कि रहीम साहब का जिक्र किया क्योंकि आपने, और सन 1600 में रहीम अकबर के साथ और टोडरमल के साथ और मानसिंह के साथ बनारस गए जी। और रामचरितमानस लिखी जा चुकी थी। तो रोज़ वो दशाश्वमेध घाट से तुलसी घाट तक नाव लेके जाते थे ये दोनों लोग, रहीम साहब और मानसिंह जी, और वहाँ जाके तुलसी जी से सुनते थे। उन दिनों तुलसी पढ़ा करते थे। तो अकबर ने एक दिन पूछ लिया कि भाई क्या ऐसा सुन रहे हो तुम, क्या है क्या ये जहाँ रोज़ तुम लोग चले जाते हो शाम को। और एक पोएट दूसरे पोएट की तारीफ़ करे, ये ज़रा थोड़े से कंजूस होते हैं इसमें मामले में हैं लोग। लेकिन रहीम ने कहा अकबर को समझाते हुए रामचरितमानस के लिए, रामचरितमानस विमल, विमल मतलब पाक, साफ, अच्छा, शुद्ध। रामचरितमानस विमलु संतन जीवन प्राण, संतों के जीवन की जिंदगी है। रामचरितमानस विमलु संतन जीवन प्राण, हिंदुआन के वेद सम जवन ही प्रकट कुरान। मुसलमानों के लिए ये प्रकट कुरान है और हिंदुओं के लिए वेद है। इस तरह से एक आदमी ने तारीफ़ की और रहीम साहब तारीफ़ कर रहे हैं तुलसी की और उनकी किताब की। ये जो बड़प्पन था रहीम जैसे आदमी का, ये बड़कपन तो बड़े ही आदमियों का हो सकता है। तो इसलिए कि देखिए, अपना नुकसान तो कोई नहीं चाहता, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मझला हो। उस आदमी को, जिस आदमी को ये अपने पे इतना विश्वास हो कि दूसरे की बड़ाई से या दूसरे की तारीफ से मेरा नुकसान नहीं होना, वो करेगा। तो इसके लिए जब हम इस तरह की तारीफ़ किसी की करते हैं तो इससे हमें मालूम होता है कि हमारे अंदर कितना इत्मीनान है। जो आदमी को अपने ही होने पे शक है वो दूसरे की क्या तारीफ़ कर पाएगा। जैसे बड़ा पुराना फॉर्म दोहा है जी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जी। कोई डेट देना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो रासो लिटरेचर है,
जहाँ पृथ्वीराज रासो जैसे बहुत से लोग जो थे, जो दरबारी कवि हुआ करते थे, अपनी राजा की तारीफ में और युद्धों की तारीफ में, जंगों की तारीफ में जो लिखते थे, वहाँ से दोहे चले आ रहे हैं। बाद में खुसरो साहब भी दोहे कहते हैं, बड़े एक से एक खूबसूरत दोहे कहते हैं। और पहले किसी भी, जैसा आपने खुद कहा कि 2 लाइनों की पोइट्री को दोहा कहा जाता था, क्योंकि 2 हैं तो बात ख़त्म हो गई, दोहर की तरह। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ग्रामर स्टार्टेड किकिंग into a language which was getting crystallized as Hindavi and then खड़ी etc. So उसमें और भी कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें आ गई, जैसे कि दोहे में 4 पद होंगे, 4 पैर होंगे, 4 pods on which the doha will stand. And then there was, because this was a मात्रिक छंद, मात्रा वाला छंद था, तो उसमें 13-11, जैसे कि रामचरितमानस बिमलु, इसमें 13 मात्राएं हैं। संतन जीवन प्राण, इसमें 11 मात्राएं हैं। अगली लाइन में हिंदुवान के वेद सम, फिर 13 मात्राएं हैं। और जवन ही प्रकट कुरान, फिर 11 मात्राएं। तो जैसा साहब ये मात्राओं का काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वाई डोंट यू एक्सप्लेन इट टू और ये ऑल अवर फ्रेंड्स हियर कि ये मात्राएं कैसे, खास करके यंगर जनरेशन के लिए वो मात्रा क्या होती है और मात्रा कैसे गिनी जाती है। उनको लगता है पोइट्री बस इश्क में पड़ जाओ तो आ ही जाती है। इतना आसान नहीं होता है वो, उसको फॉर्म देने के लिए बहुत कुछ जानना भी पड़ता है। ये एक अजीब बात है कि जो पोइट्री है या कोई फॉर्म ऑफ आर्ट, वो एक तरह से, अगर मैं कहूँ कि एक्सरसाइज इन स्किज़ोफ्रेनिया है तो गलत नहीं होगा। वो वजह क्या है कि हर आर्ट में, पोइट्री हो, म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, नृत्य हो, 2 चीज़ें होती हैं। एक इमोशन, फीलिंग, इमेजिनेशन, फैंटेसी, रोमांस। दूसरी तरफ एक दूसरी चीज़ होती है विच इज़ ऑस्टेंसिबली टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी, दैट इज टेक्निक, क्राफ्ट। क्राफ्ट नीड्स टोटल अटेंशन, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस कि ज़रा इधर से उधर ना हो जाए, वाइल इमेजिनेशन नीड्स टोटल फॉरगेटफुलनेस। अब दोनों चीज़ें आपको एक वक्त में चाहिए। मैं आपको इसका फिजिकल एग्जाम्पल दूं जो ज़्यादा सिंपल होगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस तो राइटर के सर के अंदर होता है। इसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन ये है कि एक आदमी जी, हैमलेट इज प्लेइंग हैमलेट। हैमलेट हैज टू बिलीव दैट ही इज अ किंग. He is a man who cannot take decisions, and that is what brings all the chaos in his life. And the director has told him, वो chalk mark है, so to be or not to be, that is the question. तुम इस chalk mark पे आओगे और वो सामने जो light है वो तुम्हारे face पे आएगी, वो तुम उसकी तरफ देखना. Now, if he doesn't totally internalize and believe that he is Hamlet, तो वो कैसे सही प्ले करेगा, उस इमोशन को, उस फीलिंग को, उस पर्सोना को कैसे लाएगा. लेकिन अगर वो ये ले आया है तो उसे चौक मार्क कैसे याद है, और अगर चौक मार्क याद है तो ये कैसे कर रहा है. इन दोनों चीज़ों में टोटली, हियर यू हैव टोटल सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. आप कि ये बात गलत है कि मैं हेमलेट हूँ, ये मिटा दो और तुम कहो कि तुम हेमलेट हो, और एट द सेम टाइम डायरेक्टर ने मुझे बताया वो चौक मार्क, उस पर मुझे पहुँचना है. ये कॉन्ट्रडिक्टरी काम है, लेकिन दैट इज हाउ आर्ट इज क्रिएटेड. While on one hand you are writing and you are so involved in that writing that tears are coming out of your eyes. You are crying sitting alone in your study or wherever. You are genuinely feeling that pain जो उसमें है. And at the same time you know नहीं ये एक वर्ड जो है थोड़ा सा मीटर से बाहर निकल जाएगा, ये चेंज करना पड़ेगा, ये वर्ड सही नहीं है, इस वर्ड से ज़्यादा इफेक्टिव वो वर्ड होगा. चूज़ कर रहा है कोई बहुत क्लेवरली एंड प्रोवाइडिंग यू दैट वोकैबुलरी. वही आप ही के माइंड में, वो माइंड जो इतना इमोशनल हो गया है, इतना इन्वॉल्व है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं वो लिखते हुए. तो ये एक पैराडॉक्स है जिसमें आर्ट क्रिएट होता है. अब जो ये मात्राओं का है, ये तो उर्दू में तो इतना स्ट्रिक्ट है कि कोई लिमिट ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट है.
कि इतना सा भी आप हिल नहीं सकते। अच्छा, फिर ये भी मैं जानता हूँ कि देर आर मेनी बिग पोइट्स एंड वेरी बिग रेप्यूटेड, दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस क्राफ्ट। ये उन्हें क्राफ्ट पता नहीं थी, वो इंस्टिंक्ट से था। जैसे किशोर कुमार ने गाना नहीं सीखा था, मगर वो गाता था और सुर में ही गाता था। तो ऐसे ही बहुत से राइटर्स हुए हैं जिनको ये जो मात्राओं का काउंटिंग है, जिसे आप वो अंग्रेज़ी में भी है, वो उर्दू में भी है, वो उन्हें इसकी मैथमेटिक्स नहीं मालूम है, उन्होंने इसे पढ़ा और सीखा नहीं है, लेकिन वो अपने कान से ही लिखते हैं और वो सही लिखते हैं। मैं आपको साहिर हैं, साहिर को ये नहीं मालूम था, कैफी साहब नहीं मालूम था उन्हें, मगर वो लिखते मीटर में थे, दोनों मीटर में लिखते थे। तो वो उनका जो काउंटिंग थी वो किशोर कुमार जैसे है कि उसने क्लासिकल सीखा नहीं था, सरगम सीखी नहीं थी बाकायदा क्लासिकल, मगर वो गाता तो सुर में था। तो ऐसा भी होता है। तो बल्कि कभी कभी ख़तरनाक होता है टेक्निक को बहुत ज़्यादा जानना, बिकॉज देन यू कैन बिकम ड्राई। अगर आपकी टेक्निक ने आपको, क्राफ्ट ने आपको डोमिनेट कर लिया एज अ राइटर या एज अ पेंटर या एज अ सिंगर, तो आप में ड्राइनेस आ जाती है। वो इमोशन की जो नरमी थी, जो गर्मी थी, जो उसमें पिघलाव था, वो चला जाता है और आप कुछ हार्ड हो जाते हैं। ये जो क्राफ्ट है इसमें कोई लोच नहीं है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये तो बड़े कोल्ड ब्लडेड उसूल है। तो जहाँ ये आपको डोमिनेट कर गए, गड़बड़ हो जाती है क्रिएटिविटी में। बहुत सही बात आपने कही कि टेक्निक का और एक फ्री फ्लोइंग थॉट का एक जो मिलन है बहुत ज़रूरी। बल्कि मुझे याद आता है कि नहीं, उसकी एक वजह ये भी थी कि मैंने ये सब कुछ इसलिए कहा कि मुझे भी नहीं आता है वो। जी, वो इतनी सी बात है दोस्तों, आप लोग मैं भी खुद करके कान से देखिएगा लिखता हूँ। कि कहाँ बड़ी मात्रा आती है, आ कहाँ आया और कहाँ आ आया, उसको गिनिएगा तो एग्जैक्ट आपको वो 13-11 13-11 में एक आपको मतलब आपको ये बात बताऊं, उर्दू का एक एवरेज पोइट जो है सचमुच पोइट, आप उसके सामने एक शेर पढ़िए जिसमें 1/4 मात्रा एक लाइन में कम हो, वो बता देगा इमीडिएटली। उसकी काउंटिंग ऑटोमेटिकली इतनी सही होती है, जो उसने सीखा भी नहीं है वो भी बता देगा, उसको प्रैक्टिस इतनी है। तो ये मात्राओं का जो है काम, टेक्निक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उसको अंडररेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि नॉलेज बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। नॉलेज इज़ नॉट हेल्थ, नॉलेज इज़ फूड। व्हेन यू डाइजेस्ट इट देन इट बिकम्स हेल्थ। जैसा 21st सेंचुरी में जब 2006 में 2006 में हमारे पास ट्विटर आया और 140 काउंट्स आए, तो हमें लगा बहुत बड़ा चैलेंज एक आ गया, एक 140 कैरेक्टर्स में अपनी बात कहनी है। और बल्कि एक बहुत बड़े शायर हिंदुस्तान के अभी गुजरे प्रतीश निंदी साहब, उन्होंने तो 140 कैरेक्टर्स में पोएम्स लिखने, पूरी सीरीज़ ऑफ पोएम्स लिखना शुरू कर दिया। लेकिन हम सब बड़े एक्साइटेड होके ये भूल गए कि सन 1300 में एक आदमी था अमीर खुसरो, वो 140 कैरेक्टर में नहीं 40 कैरेक्टर्स में भी दोहे लिख रहा था। जैसे कि आप कहेंगे अब उनके कौन से दोहे हैं, उनकी तो दूसरी चीज़ें हैं। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। तो वो एक आदमी, हमारे यहाँ तो 40 कैरेक्टर में लिखा जा रहा था, 140 तो 3 गुना हो गया उससे जा करके। और वो ट्रेडिशन जो है जैसा साहब आपने जो विक्रम साहब को, ये अब हम सबको अभी रिवील हो रहा है कि विक्रम साहब कौन हैं। और जो ऐसा आपने बताया कि वो टाटा स्काई के साथ हुआ करते थे और उन्होंने आपको बुलाया, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक श्रुति का ट्रेडिशन था। किताबें लिखी नहीं जाती थी, कोई बोल देता था, बाद में उसको कोई आदमी कलम बंद करता था। इंक्लूडिंग महाभारत बोल दी व्यास ने, अब तुम बैठो और सोचो और लिखो, तुम्हारा नाम गणेश है, अपने आप से लिखो या जो भी तुम हो। इसी तरह से हमारा सारा, इसीलिए श्रुति कब की परंपरा थी। ये किताब भी जो आपकी है, ये उसी रिवर्स ऑस्मोसिस से आई है कि पहले आपने अपने मन से पढ़ के रिसर्च करके, लेकिन जब आप बोलते हैं तो मुझे पता है कि आप टेलीप्रॉम्प्टर पे स्क्रिप्ट लेके नहीं पढ़ते हैं, और टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो भी आप इस देश के कुछ लोगों की तरह बंद नहीं होंगे, आप बोलते रहेंगे। तो आपने तो ये मन से ये बातें कहीं, और उसके बाद में फिर उसके 2, 3, 4, 5 साल बाद किताब लिखी गई ये श्रुति ट्रेडिशन में। तो इस पूरे प्रोसेस के बारे में ज़रा बताएं आप।
ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं इनसे सवाल नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई दूसरा होता तो मैं पूछता कौन बंद हो जाता, ताकि फिर ये बंद हो जाते। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं सवाल नहीं कर। तो देखिए, ये आपने जो मुझे अभी खुसरो का दोहा सुनाया तो मुझे याद आया कि पहले तक कैसी थोड़ी लिबर्टी ज़्यादा थी, आजकल पता नहीं क्या है। कि जब ये निज़ामुद्दीन के बड़े ये फॉलोअर थे खुसरो की ग्रेव भी शायद उसी कंपाउंड में है, सुना है मैंने, देखी जी नहीं। जी। गोरी जब वो डेथ हुई उनकी, पीर की, निज़ामुद्दीन की, तो उन्होंने एक दोहा लिखा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदेस। वाह। अब मैं सोचता हूँ आज कोई लिखता तो पता नहीं फतवा ही हो जाता, पीर साहब को गोरी कह रहा है, तेरी ये हिम्मत, तो कुछ ठिकाना नहीं है आजकल। गोरी सोवे सेज पर, तो पीर साहब थे वो, उनको तू गौरी कह रहा है, तो पता नहीं क्या होता। बहरहाल ये ज़रूर है, मेरे दादा ने भी ये गज़ल लिखी थी जो परहैप्स उर्दू पोइट्री की या शायद दुनिया की सबसे लंबी मीटर की गज़ल है। वो उसमें 100 रुकन जिन्हें बोलते हैं, ये जो जैसे आपने बोला था ना, जी मात्रा कि गोरी सोवे सेज पर, हाँ। तो अब ये एक हो गया। हाँ। तो इस तरह के 100 पीसेस से एक लाइन बनती है। एक फुल स्केप पेज में एक मिसरा आता, वो 4 शेर की गज़ल है, वो छपी है उसमें देवनागरी में भी। एक गुलशन नाम की किताब छापी है हमारे रेख्ता ने, उसमें वो आपको मिलेगी। तो ये तो उस्तादों की, पुराने लोगों की जो टेक्निक पे कंट्रोल था वो भी कमाल था, कोई शक नहीं है। क्या क्या किया है लोगों ने। जब आप देखते हैं पुरानी पोइट्री तो ऐसे ऐसे काम मिलते हैं जो समझ में नहीं आता कि कैसे किया होगा, कोई शक नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात उससे भी ज़्यादा, ये तो टेक्निक की बात हुई, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लासिकल लिटरेचर या क्लासिकल पोइट्री उसे कहते हैं जो अपने टाइम में तो वैलिड हो, लेकिन आने वाले टाइमों वक्तों में भी वैलिड रहे और लगे कि नहीं आज की भी बात है। और दोहों में ये बात बहुत ही कॉमन है। ये 90 दोहे जो मैंने इस किताब में रखे हैं, उनमें से एक भी दोहा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आज की ज़िंदगी पे तो अप्लाई नहीं होता। ये बिल्कुल, जैसे मैं आपको एक दोहा सुनाता हूँ, ये मैंने जो चूज़ किए हैं आपको सुनाने की, उनको जी इरशाद। कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द अवशत करे, एक शब्द करे घाव। ये दोहा यूं भी हो सकता था, बात संभारे कीजिए, बात के हाथ न पाऊं, एक बात अवशत करे, एक बात करे घाव। मगर बात नहीं इस्तेमाल किया लिखने वाले ने, शब्द इस्तेमाल किया है। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बात तो आप कोई भी कह सकते हैं अगर शब्द सही हो, लेकिन शब्द अगर गलत है तो बात सही नहीं लगेगी। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द के बारे में हम लोग बड़ी लापरवाही से, शब्द क्या होता है, ठीक है, यही मतलब है ना, वही तो मतलब था मेरा, ऐसा अक्सर बोलते हैं लोग। नहीं, 2 शब्दों का एक मतलब नहीं होता। डिक्शनरी में होगा, सचमुच नहीं है, अलग होता है, कुछ न कुछ डिफरेंट होगा। तो आप ये देखिए कि हम शब्द कैसे चुनते हैं। शब्द जो है, अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको लगेगा इंसानों की तरह होते हैं। दरवाज़ा खुला, एक इंसान अंदर आया, आपने देखा तो उसकी शक्ल सूरत ठीक लगी आपको, कपड़े भी अच्छे, तो आपका इम्प्रेशन ज़रा अच्छा ही रहा उसका। उसके बाद वो बैठा, आपको इंट्रोड्यूस कराया गया, मालूम हुआ डॉक्टर हैं, जयपुर में रहते। अच्छा डॉक्टर हैं। अरे हमारे एक दोस्त हैं, उनके भाई भी डॉक्टर हैं, जयपुर में ही रहते हैं, आप उन्हें जानते हैं? तो उनका हमें, अब आप क्या कर रहे हैं, इस आदमी का पेशा आपको मालूम हो गया है, इसकी शक्ल सूरत मालूम हो गई, अब आप इसका स्टेटस और स्टाटा समझ रहे हैं कि भाई ये इसे किस शेल्फ में रखूं मैं। शब्द भी ऐसे ही होते हैं। आप जब पहले एक शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको छूती है वो है उसका फोनेटिक्स, उसकी साउंड। वो आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है।
उसके बाद उसके मीनिंग, शब्द का काम है, जैसे डॉक्टर का काम इलाज करना है, इसका जो डॉक्टर आया उसका काम है लोगों का इलाज। शब्द का काम होता है एक चीज़ की मीनिंग आप तक पहुंचाना। सेब, अब सेब क्या, सेब तो साउंड है, सेब, मगर इसका काम है कि एक लाल रंग का फल होता है, उसका मीनिंग आप तक पहुंचाए, ये उसका जॉब है। हर शब्द की एक ड्यूटी होती है जो निभाता है। लेकिन अ वर्ल्ड इज ऑल्सो नोन बाय द कंपनी इट हैज़ केप्ट, लाइक पीपल। ये शब्द किन शब्दों के साथ इस्तेमाल हुआ है, किस तरह के लोग इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, उससे उसकी मीनिंग में फ़र्क पड़ता है। डिक्शनरी में नहीं पड़ता, बाहर पड़ता है। ये कहाँ इस्तेमाल हुआ है, किस कंपनी में ये वर्ड घूमता रहा है। जब हम ये समझते हैं, और एक अच्छे राइटर को समझना ही चाहिए, इसलिए कि मैं वो शब्द इस्तेमाल करूं जिसके बारे में मेरा ये अंदाज़ा हो कि एक एवरेज रीडर या लिसनर के जहन में इस शब्द को सुनने से कौन से शब्द जागेंगे, कौन सी बातें, कौन से ध्यान पैदा होंगे इस शब्द के अराउंड। सॉफ्ट और नर्म माने तो एक ही हैं, लेकिन नरमी और मुलायम ये भी एक है, लेकिन मुलायम और नर्म में फ़र्क है कोई, वो डिक्शनरी में शायद नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि मुलायम क्या है और नर्म क्या है। तो इस तरह से जब आप सही शब्द इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट जो होना चाहिए, तो लिसनर के सब कॉन्शियस में सही रेफरेंसेस बनते हैं और वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जो आपको चाहिए। तो एक गलत वर्ड, इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग दोहा है जी सर, मैं उसे भी इसलिए यहाँ पर निकाल लिया कि इसका देखिए कनेक्शन है। कागा काकू धन हरे, कोयल काकू देव। कि भाई कागा काकू धन कौवा हरे, जो है भाई किसका धन खा जाता है कौवा, और कोयल जो है किसको क्या देती है। मीठो मीठो बंधन बोल के जग कर ली हिन लेत, जग अपना कर लेत। तो ये जो ना कौवा किसी का कोई नुकसान करता है, किसी का पैसा खा गया, किसी के शेयर्स ले लिए, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया कौवे ने, ऐसा तो मैंने सुना नहीं कभी। ना उनके जो कोयल है उन्होंने किसी को बड़े इनाम दे दिए, कुछ अपनी वसीयत में लिख के गई, विल कर दिया, ऐसा भी मैंने नहीं सुना है। कोयल आपको पसंद है, कागा क्यों नहीं पसंद। बोल, उसकी आवाज़, उसकी जो साउंड है वो आपको अच्छी नहीं लगती, इसकी साउंड अच्छी लगती। तो हम भी अगर ऐसी साउंड कोयल वाली रखें तो ज़्यादा पसंद करेंगे लोग हमें बजाय कौवे के। जय साहब, शब्द का एक मीनिंग तो वर्ड है ही, हाँ, बल्कि हिंदी में और संस्कृत में शब्द के एक और माने होते हैं जो साउंड के सेंस में आता है। और अक्सर ये दोहे लिखने वाले उस साउंड का जो इस्तेमाल करते हैं, ख़ास करके आपको रहीम का एक दोहा बहुत पसंद है जिसमें साउंड का एक कमाल है, वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। कौन सा? धागा, रहीमन धागा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब इसको ध्यान से सुनिए, ये भी हो सकता था रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, कभी हाय चटकाए यूज करने की क्या ज़रूरत थी। चटकाए कोई बहुत पोइटिक वर्ड भी नहीं है, साउंड भी इसकी तरह हार्श है, इसलिए कि काम हार्श है। चटकाने के मतलब झटके से तोड़ना, जिसकी साउंड भी आती है, चटक, चटकाए। तो रहीमन ने ये नहीं कहा, सिर्फ ये नहीं कहा कि धागा प्रेम का मत तोड़ो, उसने एक कंडीशन डाली है, मत तोड़ो चटकाए, झटके से मत तोड़ो, बेदर्दी से मत तोड़ो, जबरदस्ती से मत तोड़ो, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कि आप ऐसे तोड़ेंगे तो फिर जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगी। तो इसे झटके से कभी मत तोड़ना। धागा धीरे धीरे पतला होता जाए, पतला होता जाए और आहिस्ता से अलग हो जाए, ऐसा भी मुमकिन है। जी।
जी अभी हम आएंगे बातचीत पे जी, आपके क्या साथ। कह रहे हैं हल्के से? नहीं सुनाई भी नहीं दिया, इसलिए हम अभी बातचीत पे आएंगे। We चलिए open it मगर to the पहले audience. बताइए कि किससे तोड़ना चाह रहे हैं आप, तो मैं उस हिसाब से आपको राय दूं। जैसे मैं हाँ, दो जी। छोटे छोटे सवाल आखिरी आपसे और करूंगा जी कि आपने जो 90 दोहे यहाँ चुने, जी बट अभी एक थोड़ी देर में बातचीत शुरू करेंगे, बैठे। तो अभी जो आपने 90 दोहे यहाँ चुने हैं, उनमें मेनली 4 पोइट्स ही हैं। उनमें कबीर हैं, रहीम हैं, वृंद हैं इन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, और तुलसी का आपने एक ही दोहा यहाँ लिया है। तो अभी तो बहुत सारे बचे हुए हैं, रसखान हैं, गुरु नानक हैं, बिहारी हैं, वगैरह वगैरह। तो ये हम आपके मुंह भैया से मैंने इनके मतलब कब समझ पाएंगे? उसकी वजह यह है कि नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारी आपकी तीनों जो बात हुई जी। तो आप बेहतर लिखेंगे, और ये जिम्मेदारी अब मैं सेकंड की आपको दे रहा हूँ। वो है ये कि हमारे बहुत शुक्रिया। क्योंकि ओरिजिनली टाटा स्काई के लिए किया था, तो उसमें कितने एपिसोड होंगे वो तो तय था। तो उन्होंने कहा भाई इतने हम 90 करते। ये के बाद बताऊं आपको, ये 8 बरस या 9 बरस पहले किया था। 9 बरस से ये दोहे राउंड द क्लॉक 24/7 ये 9 बरस से टाटा स्काई पे चल रहे हैं। आपको रात के 2 बजे देखना हो कि 1 बजे के सुबह 5 बजे आपको ये मिल जाएंगे। ये कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, और चल रहे हैं इसलिए कि उन्हें देखने वाले हैं कोई, उन्हें कंट्रीब्यूट करने वाले कोई लोग हैं, उसका ख़रीदने वाले हैं, उसका एक्सेस। तो उसमें चुनना ये था, मैंने कोशिश ये की कि जो एक बहुत जनरल, जो बहुत सारे दोहे जिनमें थोड़ी रिलीजियोसिटी भी आ जाती है, तो मैंने एज एन एथीस्ट वो दोहे तो अवॉइड किए। और ये दोहे जो मुझे ऐसा लगा कि आज की ज़िंदगी से बहुत ही करीब हैं, मैंने वो चुने। इसके मतलब नहीं है कि वहाँ नहीं है, वहाँ बहुत है, लेकिन कुछ तो चुनना था ना। और फिर कंपैरेटिवली जो ज़्यादा सिंपल हों वो भी मेरे ध्यान में था कि इतनी भी ना मेहनत करना पड़े कि लोग समझने को तैयार ना हो पाएँ। तो ये वजह थी। मगर आप सही कह रहे हैं कि बिहारी के दोहे, तुलसीदास जी, कभी मीरा जी के दोहे, ये सब हैं जो अभी अनटैप्ड हैं, और इन पे काम होना चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप करिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। लेकिन जावेद साहब, एक और सवाल है मेरा। एक तो ये बहुत अच्छी बात जो आपने कही कि उन दिनों ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ कि या तो राजा की तारीफ में लिखा जाता था या ईश्वर की तारीफ में लिखा जाता था। लेकिन कॉमन सेंसिकल बातें इन दोहों में करना, डेली लाइफ की छोटी छोटी बातें करना, यानी सुई के बारे में बात करना कि रहीमन देख बड़े न को लघु न दीजिए डारे, यानी बड़े को देख के छोटे को भूल मत जाइए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। अब तलवार से बटन टांग के दिखा दीजिए अगर दिखा सकते हो तो। तो कॉमन सेंस की छोटी छोटी बातें करी गई उन दिनों, और आपने वो सब छांट के यहाँ निकाली। एक बहुत अच्छी कहावत भी है इस पे कि आँख का तिनका तलवार से नहीं निकाला जाता। क्या बात है। तो जावेद साहब, टाटा स्काई की क्योंकि बात की आपने, और टाटा स्काई में ही हम सब ने देखा है इतने ही सालों से, 7-8 साल से जब से चल रहे हैं ये, कि अशार पे भी आपने बात की है। जी जी, जिसको आज हम लोग एरोनसली शेर कहते हैं, या शेर्स कहते हैं, शेर नहीं शेर्स कहते हैं, या शेरों कहते हैं। तो इन अशार पे भी आपने बात की है। जी जी। वो किताब, ये सवाल आपसे भी है और महेश्वरी जी से भी है कि वो किताब कब आएगी, कब देखने को मिलेगी हमें भाई? देखिए, मैं तो अपना काम कर चुका हूँ, उस पर मैंने बोल दिया। अब ये तो अशोक महेश्वरी जी के हाथ में है कि कब करेंगे, वो हो जाएगा। और मेरी एक किताब अभी है उसमें पाइपलाइन में कि मेरे अपने 200 सेलेक्टेड शेर जो है वो एक किताब की फॉर्म में हर पेज पे एक शेर छप रहा है। क्या बात है। ऑल द बेस्ट सर। वी हैव लास्ट 7 minutes, सो आई वुड लाइक टू ओपन इट टू द ऑडियंस। और एक एक करके आप हाथ उठाते जाएं। 10-20 हाथ ना उठाइएगा हमारे पास। हाँ, आपका हाथ उठ चुका बेटा। आप इनको दीजिए, इनको माइक दे दीजिए। ओके, आई विल गेट यू। और सवाल कीजिएगा बेटा। सर, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जो ज़्यादातर कवि होते हैं, हिंदी कवि, उनका पहला कविता संकलन सबसे अच्छा होता है और फिर उनका ग्राफ गिरता जाता है, जबकि उपन्यास के मामले में वो बेहतर होते जाते हैं समय के साथ।
तो कवि ऐसा क्या करें कि उनका ग्राफ ना गिरे बल्कि वो भी बेहतर करते जाएं? बैठिए, अपने काम से खुश ना हो जाए। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं अपने काम से, प्रॉब्लम यह है। मुश्किल यह है कि देखिए, हमारे देश में कामयाबी की डेफिनेशन बड़ी अजीब है। कामयाबी की डेफिनेशन ये है कि अगर आपकी जो फंडामेंटल नीड्स है वो पूरी हो गई तो आप अपने को सक्सेसफुल समझने लगते हैं। अगर आपके पास एक घर है जो होना ही चाहिए, अगर आपके पास एक कार है जो होनी ही चाहिए, अगर आपके पास एक फ़ोन है जो होना ही चाहिए, अगर आपके पास एक टेलीविज़न है जो होना ही चाहिए, अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, अगर आपके घर में खाना आपकी मर्ज़ी का बनता है, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल आदमी समझते हैं। ये तो बुनियादी ज़रूरतें थी जो हर इंसान को मिलनी ही चाहिए। हमें जब बुनियादी ज़रूरतें मिल जाती है, फंडामेंटल नीड्स हमारी पुरानी होती है, तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। हम समझते ओह हमने तो कमाल कर दिया। ये हमारा जो सोशल डिप्रिवेशन है जो आम है, इसलिए कि हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि उनके पास ये सब कुछ नहीं है, तो हम तो उनसे बेहतर हैं। कामयाबी का बहुत हमारा जो बार है वो बहुत लो है। कामयाबी ये मटेरियल चीज़ों में है ही नहीं। जो मटेरियल चीज़ें हैं वो तो उसका एक तरह से कहिए कि फ्रिंज बेनिफिट है आपकी कामयाबी का। कामयाबी है आपके एक्सीलेंस में, कामयाबी है आपका काम कितना अच्छा है, वो ध्यान हमें नहीं रहता, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फिर एक्सेलेंस की क्या ज़रूरत है भाई? अगर आप वेरी गुड हैं तो जब आप शुरू किया था तो आपकी क्या तमन्नाएं थीं, क्या आकांक्षाएं थीं? आप चाहते थे कि आप अपने आप पे प्रूफ करें कि आप कुछ कर सकते हैं। आप अपने पीयर्स को, अपनी फैमिली को जो समझती है नालायक है लड़का, उन्हें दिखाएं ये देखो मैंने क्या किया है। दुनिया से आप दाद लें और दुनिया आपको इनाम दे और फिर कुछ सहूलतें भी दे, यही आप चाहते हैं, इसीलिए आप शुरू होते हैं। बाय द टाइम यू आर वेरी गुड, आपको सब कुछ मिल गया, आपके घर वालों ने आपकी पीठ भी थपथपा दी है, आपको भी इत्मीनान हो गया, आप कुछ कर सकते हैं, दुनिया ने भी आपकी रिस्पेक्ट कर दी, कुछ थोड़ा बहुत आपको इनाम भी मिल गया। तो एक्सीलेंट होने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत क्या है? दुनिया तो नहीं मांग रही आपसे एक्सीलेंस। एक्सीलेंट होने का सिर्फ एक रीज़न हो सकता है, जो आप कह रहे हैं ना, जो सेकंड और थर्ड उनके जो कलेक्शन होते हैं वैसे नहीं होते, इसलिए कि एक्सीलेंट होने की आरज़ू नहीं है। एक्सीलेंट होने का सिर्फ एक रीज़न है, अगर आपका सेल्फ इस्टीम हाई है। दुनिया खुश है मेरे काम से, इससे काफ़ी नहीं, मैं जानता हूँ मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। बिल्कुल। अगर आपको अपने ऊपर इतना गर्व है तब आप सचिन तेंदुलकर बनेंगे, वरना आप 70-80 रन बनाएंगे, टीम में रहेंगे, कोई हरज नहीं। तो ये जो है हमारे यहाँ, हम अपने काम से, अपनी सक्सेस से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, वो है हमारे नीचे जाने का रीज़न। सर अगला सवाल है जी, एक उधर हाथ उठ रहा है, उनको दे दीजिए प्लीज़। हाँ, Salam Javed sir, we enjoyed your Amazon Angry Young Men show last year. आज मज़ा नहीं आया। उसी के संदर्भ में सवाल है, यहाँ पे काफ़ी एंग्री पीपल हैं, एंग्री यंग पीपल हैं ऑल ओवर इंडिया। एनी पीस ऑफ एडवाइस, एनी ज्ञान सीपिया फॉर द एंग्री यंग पीपल ऑफ इंडिया? देखिए, एंगर जो है इज़ अ पावर, इट एक्टिवेट्स यू। जैसे कि आप एक साज रखा है, उस पर आप ऐसे हाथ फेर देते हैं लापरवाही से तो झन होता है, उसी तरह से जब कोई आपकी ईगो पे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, आपकी पोजीशन पे, आपकी डिग्निटी पे ऐसे हाथ फेरता है तो झन तो होता है। लेकिन इस झन का क्या करने वाले हैं? ये जो शक्ति क्रिएट हुई है, जो एनर्जी क्रिएट हुई है, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? उस आदमी की सारी ज़िंदगी बुराई करेंगे जिसने ये किया है, उसके ख़िलाफ़ सोचेंगे, उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे, तो ये एनर्जी वेस्ट हो गई। अगर ये जो एनर्जी, ये शक्ति जो आप में इस इंसल्ट से जागी है, ये गुस्सा जो आप में पैदा हुआ और गुस्से ने जो आपको एक्टिवेट होने का कहा है, पैगाम दिया है, इसको अगर आप अपने काम पे, अपने एम्बिशन पे, अपने रास्ते पे लगाएंगे तो एंगर बहुत काम की चीज़ है। थैंक यू सर।
एक दो सवाल और ले सकते हैं हम एक लोग। भाई एक यहाँ एक पर यहाँ पे लेडी है। ले आइएगा एक जरा, हालांकि थोड़ी वो- दूर आना पड़ेगा लेकिन आ जाइए यहाँ पे। हालांकि वो सरहद के पार हैं, लेकिन फिर भी उनको आप माइक दे दीजिए जी। एक आइए प्लीज। तो एक ज़रा अनकन्वेंशनल बात होगी। लास्ट क्वेश्चन, चलिए। नहीं माइक पे, चलिए, माइक दे माइक दीजिए। बढ़ा दीजिए बेटा, जरा जल्दी इधर लाल साड़ी में। हो गया था। आ जी गया। जी जी जी, आइए। अच्छा। सर मुझे पूछना नहीं है, मुझे एक रिक्वेस्ट करना है। उर्दू मेरी ज़ुबान नहीं है। तो अगर इतनी मेहनत हमने बेकारी की। नहीं सर, एक रिक्वेस्ट है। आज मैं पहुंची हूँ, उर्दू मेरी ज़ुबान नहीं है, कहीं कोई नुक्ता छूट जाए तो माफ़ी चाहूँ। कोई बात नहीं। सर आज़ादी के समय आप ही की फैमिली से कैफ़ी आज़मी साहब ने लिखा, उठ मेरी जान तुझे मेरे साथ ही चलना है। जी। और अब आपने शबाना जी के लिए लिखा कि ये रोज़ के हंगामे, ये रोज़ सफ़र करना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन दोनों दूरियों को आपकी तरफ से थोड़ा सा पाटा जाए और कुछ ऐसा लिखा जाए कि उस समय उठाया, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, अभी- और अब ये रोज़ मैं के हंगामे, ये रोज़ मैं का जवाब सफ़र। देता हूँ। जी। कैफ़ी साहब जो शबाना के फादर बहुत रेवोल्यूशनरी बड़े पोइट थे, उन्होंने एक विमेन एम्पावरमेंट पे एक पोएम लिखी थी बरसों पहले, मेरे ख्याल से 60-70 साल पहले। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। वाह। मुझसे किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि उन्होंने तो अपनी पत्नी के लिए ये लिखा था, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, आप क्या लिखने वाले हैं अपनी पत्नी? तो मैंने कहा मैं भी लिखूंगा, रुक मेरी जान तेरे साथ ही चलना है मुझे। तो है, आई थिंक तो अभी तो मेरी जान जो है वो 4 कदम आगे चल रही है भाई, मुझे भाग के पहुंचा। I think this is the best note to end on this session. And जावेद साहब बहुत अरे शुक्रिया एक आपका। सेकंड साहब, जी। एक साहब को मैंने वादा, एक आखिरी सवाल इनको। मेरा भी यही सवाल आपका था? अरे वाह, क्या बात चलिए, है, तो थैंक यू। एक पंथ दो काज हो गए तो। और जावेद साहब बहुत ज़रूरी काम जो आपने किया है इस किताब के ज़रिए, कि उन चीज़ों को, जैसे मैंने माँ और मौसी की बात की थी ज़बानों को लेके, तो दादी और नानी को भी भूलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो उनके पास ज्ञान था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो छोटे छोटे दोहों में था, और हर चीज़ के बारे में था कि दाल कैसे पकानी है और खिचड़ी कैसे पकानी है, हर चीज़ का अचार कैसे बनाना है, उन सब के उनके पास दोहे थे। वो भी हम ना भूलें, उन परंपराओं को हम याद रखें, आगे देखें। लेकिन जैसे गाड़ी में एक रेयर व्यू मिरर भी ज़रूरी होता है और एक आगे का शीशा बड़ा ज़रूरी होता है, द विंडशील्ड, दोनों को रखेंगे तभी गाड़ी हमारी बिना एक्सीडेंट की ज़िंदगी में आगे चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमको ये नज़र और ये नज़रिया देने के लिए जावेद साहब।